शिरोमणि उधम सिंह जी ने 21 साल इंतजार किया अपने लक्ष्य का। तो मेरे पास तो मेरा तो समय शुरू हुआ है अभी। जब मुझे 21 साल संघर्ष करने का मौका मिलेगा, आप देखिए कि तकदीर जो है ना इस घाट क्षेत्र की नहीं, जिस जहां जहां रहेंगे वहां की तकदीर बदल जाएगी। इतनी मेहनत से काम करेंगे, अपना घर बड़ा बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। जो गरीब लोग, जिनको जरूरत है, जिनके साथ समस्या है, और मैं यहाँ क्योंकि जन्मा हूँ, कांगो जी बैठे हमारे बाबू जी हैं, बिजली कभी ढंग की देखी नहीं है, और जब आई है तो चोर आ जाते तो कच्चे बनियान वाले। ये पुरानी बातें बता रहा हूँ, लोग सबके याद है। इसलिए नहीं आए क्योंकि यहाँ की बात वहां नहीं जाती। लखनऊ बहुत दूर है यहाँ, हम यूपी में तो रहते हैं, लेकिन यूपी के उस कोने में है जहाँ की आवाज लखनऊ तक नहीं जाती। और मैंने पुराने नेताओं को सुना है कि कुछ लोग तो मैप से निकाल देते हैं सहारनपुर को, कहते हैं सहारनपुर की जरूरत ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि सहारनपुर की जरूरत उत्तर प्रदेश को पड़ेगी और इस देश को भी पड़ेगी, और छुटमलपुर की सबसे ज्यादा पड़ेगी। आने वाले कल में हम लोग मेहनत करेंगे और सब लोगों को इकट्ठा करके इतनी मजबूत राजनीति जो है, काम करने की राजनीति इतनी मजबूत कर देंगे कि पूरी दुनिया को जो है छुटमलपुर का और यहाँ का सहारनपुर का नाम जो है वो लेना है। तो मैंने एजुकेशन की बात आपसे बताई कि टीचर पढ़ा लिखा क्यों होता है। भाई अगर हम लोग नौकरी करते हैं तो टीचर जो बनाया जाता है, जिसको टीचर की डिग्री मिलती है या सरकार इसको अपॉइंट करती है, उसके लिए उन्होंने मानक तैयार किया कि भाई इतना पढ़ावा अगर ये टेस्ट पास करेगा तभी तो टीचर बनेगा। नेताओं पर ये लागू नहीं होता। नेता चाहे पढ़ावा हो या अनपढ़ हो, नेता हो जाता है, जैसे कुछ नहीं आता। तो उसको क्योंकि उसको पता है कि नेतागिरी में पैसे होते हैं, इसलिए उनकी राजनीति उस प्रकार से उस राजनीति को बदलना पड़ेगा, और उसके लिए हमें मिलकर काम करना पड़ेगा सब लोग। तो एजुकेशन के बाद आज मैं बाबू जी की बातों में ज्यादा बात करूंगा। अध्यक्ष जी की इतिहास, जितने लोग यहाँ पर हैं, उधम सिंह जी के बारे में कितने लोग आज से पहले जानते थे, पूरी ईमानदार से बताइए। चुनिंदा लोग, लेकिन उधम सिंह अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। उनकी पहचान है कि उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा कबूल किया। लेकिन जो हमें इतिहास में बताया गया वही तुमने जाना। कभी उधम सिंह जी पे चर्चा नहीं हुई, कभी उधम सिंह जी डिबेट में नहीं आए, कभी उधम सिंह जी के नाम पे रैलियां देने के लिए इधर हमारे काम्बोज समाज के लोग ज्यादा रहते हैं, उनकी एक बड़ी आबादी का एक स्ट्रक्चर है, वो लोग स्टार्ट करते हैं तो लोग धीरे धीरे उधम सिंह जी को जान लेते हैं। लेकिन मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जानने और मानने में फर्क है। अगर आप उधम सिंह जी को जानते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर उनको मानते हैं तो ये एक बड़ा विषय है। उधम सिंह जी वो सच थे, वो महापुरुष थे। महापुरुषों की जातियां नहीं होती। गुरु गुरु होता है, शहीद शहीद होता है, क्रांतिकारी क्रांतिकारी होता है। जिन्होंने 21 साल बाद भारत से लंदन जाके अपने संकल्प को पूरा किया, और वो इसलिए पूरा किया गया क्योंकि उन्हें इस देश के अपमान का बदला लेना। इतिहास आपको बल देता है क्या? जब आपको उधम सिंह जी के इतिहास का पता लगा कि आपको बल नहीं मिला, क्या आपको गर्व महसूस नहीं हुआ कि हम उस समाज से आते हैं या हमारे अंदर वो खून है जिसने इतना बड़ा जो है काम किया था दुनिया में? ये इतिहास बहुत बल देता है। अगर आपको पता लग जाए कि भाई इतिहास में तो आपका कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी कुछ किया हो या कभी देश की आजादी की लड़ाई लड़ी हो, तो आप अंदर से रहते हैं, आपका मनोबल डाउन रहता है। तो इतिहास ताकत देता है। जैसे हमने यहाँ रह के यहाँ के तमाम लोगों को देखा, और यहाँ से बाहर जाकर दुनिया में भी अलग अलग जगह के लोगों को देखा। भारत का कोई कोना बचा होगा जहां मैं नहीं गया। मुझे लगता है कि यहाँ लोग ज्यादा प्यार करते हैं, मैं वहां जाता हूं तो वहां लगता है कि वहां ज्यादा प्यार है। उससे आगे जाता हूं तब तक वहां ज्यादा प्यार है जहां लोग भाषा नहीं समझते हैं। ये अनवर बहुत पुराना साथी है हमारा, जो बहुत दिनों बाद मिला स्कूल में पढ़ाई के बाद, आज मिला अनवर सामने बैठा हुआ है। जहां भाषा नहीं समझते ना, जहां की भाषा साउथ की नहीं समझ आती, वहां लोग काम की वजह से मुझसे प्यार करते हैं और पहचानते हैं। तो ये जो इतिहास है ना, ये इतिहास जो आज का ज्ञान मैं बता रहा हूँ, मुझे वो इसलिए जानते हैं क्योंकि वो मेरा इतिहास जानते हैं कि मैंने क्या किया। तो जहां इस इतिहास की लड़ाई को आज जानने का मौका मिला, उधम सिंह जी के बारे में एक लाइन आपको बता रहा हूं। जब आदमी अनुभव में जीता है, जब आदमी जीवन जीता है, संघर्ष करता है, जेल काटता है, तो उसका सच से सामना होता है कि सच क्या है और दुनिया कितनी रंगीन है, अपना कौन है, पराया कौन है। शहादत से पहले भी 5 साल जेल काटी उधम सिंह जी ने, जब वो गदर पार्टी में थे। 5 साल उनको सजा हुई, 5 साल वो जेल में रहे, और शहीद आजम भगत सिंह के साथ पत्राचार करते थे जेल से, उनसे बात करते थे, अपने विषयों पर चर्चा करते थे। जब उनसे अंत में फांसी के समय कहा गया कि भाई आप कौन सा धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहेंगे, आप विश्वास करेंगे उधम सिंह जी ने क्या कहा कि मुझे कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ना था, मुझे कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ना, मैं इस मुल्क से प्यार करता हूं और हंसते हंसते इस मुल्क के लिए शहादत दे रहा हूं। आप ये सोचिए कि जिन्होंने शहादत दी, क्या इस भारत का सपना देखा था?
जिसमें 5 साल काम करने वाला नेता अरबपति हो जाता है और वोट देने वाली जनता जो है वो आज भी रोटी के लिए मोहताज है। आदमी अपना पेट काट के, मैं बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, मेरी बात को जिम्मेदार जो साथी बैठे एक बार इसको अमल करना अपनी जिंदगी में। लोकतंत्र बना क्यों था? भारतीय संविधान बना क्यों था? संविधान की जरूरत क्या पड़ी? जैसे अंग्रेज चले गए तो जिनके हाथ में सत्ता थी वो लोग चलाते सरकार, चुनाव होते रहते, लेकिन चुनाव के लिए प्रक्रिया की जरूरत थी और अंतिम व्यक्ति को, क्योंकि जब संविधान बना उससे पहले गैर बराबरी थी और गैर बराबरी के कारण ही राम मोहम्मद सिंह आजाद अपना नाम उनको रखना पड़ा, क्योंकि देश में गैर बराबरी थी और आज भी वो गैर बराबरी लगातार जारी है। उनको इसलिए अपना नाम राम मोहम्मद सिंह रखना पड़ा क्योंकि उनको लगता था कि हम इकट्ठे हो गए इनके खिलाफ करना है जो देश को बर्बाद, जो हमारे देश को गुलाम बना के हम राज कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र इसलिए बना कि जो अंतिम व्यक्ति रह गया, जब सरकार ट्रांसफर हुई, पावर ऑफ अटॉर्नी चेंज हुई, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने, चुनाव नहीं हुआ था, अंतरिम गवर्नमेंट आई, तो जो अमीर था वो अमीर ही रह गया, जो गरीब था वो गरीब ही रह गया। देश में संविधान तो आया लेकिन आर्थिक बंटवारा नहीं हुआ। जब तक आर्थिक बंटवारा नहीं होगा, एक बाप के 4 बेटे हैं, अगर वो फिर संपत्ति को चारों को बांट के नहीं देगा, एक को सारी दे देगा, 3 को कंगाल करके छोड़ देगा, तो क्या उनमें कभी भाईचारा बन पाएगा? आप घर में रहते हैं ना, अपने घर के साथ सोचो। हम 2 भाई हैं, मैं संदीप, अगर बाबूजी बंटवारा करिए, मैं सोच रहा हूं मैं इनकी जमीन की तरफ देख रहा हूं, ऐसा नहीं, मैं एक बस सिर्फ जनरली बात बता रहा हूं, वहां तो और भी है, मतलब मैं इधर हिस्सा नहीं मांग रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये मुझमें संदीप में बंटवारा करें उसका संपत्ति का, और ये संदीप को सब कुछ दे दे, मुझे कह दे कि अपने आप पढ़ा, ये क्या न्याय हुआ? तो जिनके पास अमीरी थी वो अमीर रह गए, जिनके पास गरीबी थी वो गरीब रह गए। और आज भी लोग कहते हैं कि यार गरीब लोग ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इतने लंबे समय का 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी जो थी, उससे तो आजाद आपसे मानसिक रूप से नहीं हो पाए। आज भी अंग्रेजों के कई मामलों में डिपेंड है। आज कहते हैं कि गैर बराबरी क्यों नहीं दूर हुई? आज 70 साल से संविधान है। मैं ये कह रहा था आपसे कि वो गैर बराबरी तब दूर होगी जब इस देश में आर्थिक राष्ट्रीयकरण होगा। जो यहाँ पैसा है ना, आप एक देखो 10% पूंजी पे 90% लोग अपना जीवन जीते हैं और 90% पैसों पे 10% लोग राज कर रहे हैं। पूरे देश में महामारी आई, पूरे देश की आर्थिक इकोनॉमी जो है, जो लोग पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि वो डूब गई, -24 चली गई जीडीपी, और राजीव अंबानी भी कहा गई वो 3-4 नंबर में चले गए। ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही देश में 2 लोग आगे पीछे कैसे भाग रहे हैं? भाग इसलिए रहे हैं कि ये जो सरकार अभी बैठी है, ये पूंजीपतियों का भला करने के लिए देश के हर व्यक्ति को लेबर क्लास बना देना चाहती है, उनका सारा पैसा जो है उनके हाथ ट्रांसफर कर देना चाहती है। ऐसा उन्होंने जब उन्होंने बोला है, ये कौन सा कानून लाए थे उनके लिए? अरे व्यापारियों के लिए, ये नितिन बताएगा क्या लाए थे व्यापारियों के लिए? जीएसटी लाके छोटा व्यापार खत्म हुआ नहीं हुआ? क्यों खत्म हुआ? क्योंकि अगर छोटा व्यापार खत्म होगा तो तभी तो बड़े लोगों का काम चलेगा, समझ रहे हो? अगर डिस्ट्रीब्यूटर खत्म हो जाएगा तो होलसेलर कहां जाएगा? तो डिस्ट्रीब्यूटर उन्होंने जो है बना दिया, होलसेलर का काम छीन लिया है। इसलिए मैं बात आपको बता रहा था कि देश में आर्थिक जो है राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ, इसलिए गैर बराबरी आज सूचित हुई। ये गैर बराबरी दूर करने के लिए लोकतंत्र बना कि अंतिम व्यक्ति को कैसे उसके अधिकार दिए जाए। अब गौर करना कि लोकतंत्र में गारंटी है, कभी भाई समाज में गारंटी देते हो ना, 1 साल की गारंटी, ये खराब हो जाएगा तो वापस कर देंगे। गारंटी जो है ना लोकतंत्र में 7 चीजों की, इस देश में रहने वाले, प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति को मकान, उसकी रोटी, उसका इलाज, उसकी पढ़ाई, उसकी सुरक्षा, उसको रोजगार, ये सब चीजें जो है, उसको पहनने के लिए कपड़ा ये सरकार देगी। समझ आए बात? जिनको लोकतंत्र में सिर्फ लगता है वोट दे देनी है, बस और कुछ नहीं करना है, आपकी रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार सरकार से गारंटी देती है कि सरकार इन स्तर पे काम करेगी और हर व्यक्ति को देगी। लेकिन आज अगर हमें सरकार से कुछ भी चाहिए तो सरकार के लोग कहते हैं कि वोट दी थी। वोट सरकार किसी की बने, लोकतंत्र में पार्टियां बनी हैं, सरकार किसी की बने, लेकिन जिसकी बनेगी उसको 7 चीजें देश के, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को भी देनी चाहिए। लेकिन ये नहीं होता, इसलिए नहीं होता। अगर ये हो जाएगा, सब लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, तो फिर पैसे में, दारू पे, कपड़ों पे, मिठाई पे वोट कौन किसी को देगा? और जब इन पे वोट नहीं देगा तो काम करने वाले लोगों को मौका मिलेगा, और जब काम करने वाले लोग जाएंगे, जिनको परिवर्तन चाहिए, जिन्होंने समस्या देखी है, वही तो लोग सुधार कर सकते हैं।
अब जिन लोगों ने समस्याएं देखी वो सुधार कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि लोकतंत्र इसलिए बना था कि अंतिम व्यक्ति को भी उसके अधिकार मिल जाए और इस देश में एक बार बराबरी आ जाए, लेकिन आज तक वो नहीं आई, क्योंकि गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेजों के हाथ में सत्ता आ गई और काले अंग्रेज अपने हिसाब से चला गया। जो भी कुर्सी में बैठता है ना, जब तक नहीं बैठता तब तक वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। जैसे मोदी जी कह रहे थे कि किसानों की आय जो है वो दोगुनी करते हैं, पूरी ईमानदार से बताना। जितने लोग यहाँ बैठे हैं मोस्टली लोग जो है हमारे बैकवर्ड के लोग करते हैं, खेती करते हैं नहीं करते। दलितों में तो जमीन ही नहीं है, थोड़ी बहुत अगर पट्टे वट्टे मिली है तो उससे अपना पता नहीं किस तरह वो चला रहे हैं। उस जमीन से नहीं, उसको खेती नहीं कहते सर, उसको कहते हैं किसी तरह से अपने घर की के लिए गेहूं वो करना। खेती का काम हमारे कामों समाज के लोग खूब करते हैं, है या नहीं करते? तभी तो किसान यूनियन में गए कई लोग, या हमारे यहाँ सैनिक समाज के लोग ज्यादा करते हैं या और लोग ज्यादा करते हैं। वो जो खेती आज जो कानून बनाए हैं, ये जो सरकार जिसको बहुत हितैषी माना जा रहा था, उन्होंने कानून क्या वो किसानों के हिसाब से बनाए? वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी के हिसाब से बनाए, क्योंकि उन्हें किसानों से मतलब ही नहीं है। किसान सड़क पे है। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं सारे आंदोलन में रहता हूं लगातार। जो टेम्परेचर अभी है माइनस के करीब चला था रात में, इस टेम्परेचर में आप कभी घर के बाद छत पे सोए? कभी क्यों नहीं सोए? लेकिन हमें लगता है कि बीमार हो जाएंगे, लेकिन वो लोग सो रहे हैं अपना घर छोड़ के। जस्ट लाइक जेल, वो जेल ही है जहां वो भी रह रहे हैं। टेंटों में नहीं रुकती सर्दी। यहाँ दो दो कंबल, जब सर्दी बढ़ जाएगी ना दो कंबल चाहिए। क्यों रंगे चाहिए? नहीं चाहिए। जेल में 3 चाहिए होते थे, यहाँ तो 2 ही चाहिए। तो वहां वो लोग रह रहे हैं, बहनें हमारी रह रही है, माताएं रह रही हैं, और वो कोई देश के बाहर के लोग नहीं है, यहीं के लोग। और पुलिस उनके साथ क्या करती है? सरकार के सारे पर तो लाठी मारती है, उन पे ठंड में आंसू गैस के गोले तोड़ती है, पानी की बौछारें करती है, कटीले तार लगा देती है। कोई वो टेररिस्ट है? अरे आप मोदी जी चीन को तो नहीं रोक पा रहे। ये कड़वे शब्दों में कहनी पड़ती है, 350 किलोमीटर अंदर आ गया चीन। जो लोग पढ़ते हो ना वो चेक करवा लें और पता करवा लें, 350 किलोमीटर अंदर आ गया चीन। 350 किलोमीटर जमीन हमारी छीन ली चीन ने। यहाँ अगर हमारी एक घर जमीन को दबा ले तो झगड़े हो जाते हैं, थानों में मुकदमे हो जाते हैं, लड़ बच जाता है और तमाम तरह की मुसीबत हो जाती। वो ये धरती हमारी मां, किसान भी अपनी धरती को अपनी मां समझते हैं, इसलिए उसको छोड़ना नहीं चाहते। उनको पता है कि दिल से ये होगा कि अंत तक किसान जो है उसकी जमीन जो है सरकार या ये जो पूंजीपति है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले वो कब्जा लेंगे और वो अपनी जमीन से क्या करता, छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए मजबूरी में हम लोग आंदोलन कब करते हैं? बीमार मेरे लोग पूरी ईमानदारी बताओ, खुशी से करते हैं या जब ये उम्मीद हो जाती है कि न्याय नहीं मिलेगा? कब करते हैं आंदोलन? जब उम्मीद हो जाए कि न्याय नहीं मिलेगा। तो वो लोग किसान क्यों गए वहां दिल्ली? क्योंकि 2.5 महीने से बैठे थे अपने अपने गांव में, सरकार ने सुना ही नहीं। तो बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, इसलिए वो लोग गए। और आज जब मैं उनके पास आता हूँ 40 लोग शहीद हो गए। ये जो नौजवान बैठे हैं, जिस घर पे बच्चा शहीद हो जाता है ना, ये जिस घर के बच्चे की अगर हमारे घर में दुख हो जाए, बुजुर्ग चला जाए तो हम रोते हैं, तकलीफ महसूस करते हैं। 40 लोगों ने जो इस देश के यहाँ दाता है, देश की रीढ़ है, जान चली गई। मोदी जी पे या इस सरकार पे जरा सा फर्क नहीं पड़ा, जरा सा फर्क नहीं पड़ा। एक ट्वीट नहीं किया किसी ने कि यार किसानों को ये समझाना चाहिए, किसान से बात करनी चाहिए। हाँ, उनको जरूर ये कह रहे हैं कि ये नक्सली है, खालिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े कहेंगे, ये है, ये वो है, इनको पैसा बाहर से आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर किसी ने मेहनत करके अपने दम पे अपना कपड़ा बनाया है तो उसके लिए मेहनत करना जो क्या अपराध है? जो आप कह रहे हैं कि जिस नहीं कर सकता किसान अंग्रेजी नहीं बोल सकता, किसान तो सब कुछ बोल सकता, जो इस देश को हम खिलाता है वो सारे काम कर सकता है। तो जयंती है, लेकिन हमें यहाँ से सीख लेके जानी कि कैसा भारत जो है हमारे लोग चाहते थे, चाहे वो शहीद आजम भगत सिंह हो, चाहे शहीद शिरोमणि उधम सिंह जी हो, या बाबा साहब अम्बेडकर हो, या और तमाम महापुरुष हो। वो कैसा भारत चाहते थे? एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो या वीर अब्दुल हमीद हो, कैसा भारत चाहते थे? वो ऐसा भारत चाहते थे जो उनके भाषण में भी है। या आप कह रहे हैं कि वो नहीं दिखाया गया कि वहां क्या क्या लिखा हुआ, वो इसको नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ की सरकार चाहती नहीं है। अगर आप शहीदों के लेटर पढ़ लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर जिस दिन आपको वो विरासत मिलेगी जो शहीद अपने अंतिम समय में लिख के गए जेलों में से, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको इस देश के इतिहास का सही पता लगेगा कि इस देश में असली नुकसान कौन कर रहा है, असली इस देश का फायदा कौन कर सकता है। वो जो लेटर है वो आज तक इसलिए सरकार ने नहीं मांगे। अगर आपका कोई सामान किसी के पास छूट जाए उसको लेते हो नहीं लेते हो? लेते हो नहीं लेते हो? लेकिन हमारा महापुरुषों का बलिदान देने वालों का इतिहास वहां है, उसको क्यों नहीं मंगा रही सरकार? इसलिए नहीं मंगा रही, मंगाएगी और जनता उसको पढ़ेगी ना, तो जनता को पता लगेगा कि जो लोग कहते हैं कि चरखा चलाने से आजादी है, चरखा चलाने से आजादी नहीं आएगी।
इस देश में लोगों ने कुर्बानियां दी थी, उनको गोलियों से जो है भून दिया गया था, उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा कबूल किया था, तब इस देश में आजादी आई थी। और कोई ऐसी जाति धर्म का व्यक्ति नहीं जिसने बलिदान नहीं दिया। तो इस देश में लड़ाई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है सर। ये तो वहां जाके पता लगता है जब लोगों को देखते टीवी पे डिबेट में कुछ और बोलता है, अब बाहर आके मेरे आके बोलता है ये तो मेरा काम है। अरे अपने काम के लिए देश का माहौल क्यों बिगाड़ रहे हो? उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि हमने शहादतें देखी हैं अपने लोगों की आंदोलन में। और मैं चाहता हूँ किसी घर से किसी कोई भी व्यक्ति शहीद ना हो, अब किसी की जान ना जाए, इसलिए हम लोग किसान आंदोलन में डटे हुए हैं। और आज इस जयंती समारोह पे हम लोग संकल्प लेते हैं कि पूरी ईमानदारी से, उन्होंने 21 साल में उनको सफलता मिली, मैं प्रयास करूंगा उनका खून होने के नाते कि हम 10 साल में कुटमलपुर के लोगों का, कुटमलपुर के लोग ज्यादा हैं सहारनपुर के, आपको तो घर करवाएंगे, लेकिन दुनिया में भी सहारनपुर का नहीं और ईमानदारी का डंका जो पूरी दुनिया में बजवाने का काम करेंगे और अपने देश को एक मजबूत देश, ऐसा देश जो सोने की चिड़िया हुआ करता था, बनाने का काम करेंगे। और ये जो झूठे बक्कार, धर्म में बांटने वाले, जाति में बांटने वाले, मजहब में बांटने वाले लोग हैं, इनको बांट देंगे। जातिया जो लोग यहाँ बैठे ना, जातिया अगर आपको बनाने का मौका मिलता तो आप बना देते। आपको मौका कहाँ मिला जातिया बनाने का? जो उनके हाथ में कलम से उन्होंने बनाई। अगर आपने बनाई होती तो आप अपनी जाति के ऊपर बना लेते, बातों की नीति कर देते। अगर आपको ये बताने का मौका मिले कि मुझसे और इन चार में अच्छा कौन है, तो आप कम से कम दूसरे के तो कहोगे मैं बहुत अच्छा हूँ। तो जिनको बनाने का मौका मिला था उन्होंने जातियां बनाई। जातियों से किसी का फायदा नहीं हुआ, जातियों से फायदा उनका हुआ जो जाति की वजह से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं और जाति की वजह से किसी को नीच कहते हैं। तो जातियां सिर्फ और सिर्फ बांटने के लिए बनाई गई है। हमें जाति को खत्म करना है और भाईचारा पैदा करना है। जातियां इंसानों में होती नहीं है। अगर प्रूफ ये है, कोई एक आदमी जो यहां बैठे हो, कोई बच्चा नवजात पैदा हो, उसे किसी के भी घर में आप ट्रांसफर कर दो और फिर 10 साल बाद उसको कैसे बताओगे कि आपकी जाति क्या? बताइए। जिस घर में पैदा होगा उसी को तो जाति का आकलन करते हैं कि भाई ये घर में पैदा, इसका बाप क्या था, इसका दादा क्या था, इस जाति का है। अगर मैं किसी के दलित के बच्चे को उठा के किसी बनिए के घर में रख दूं और वो बनिए के घर में परमिट ले, तो उसे आप क्या कहेंगे सर? समझ रहे हैं ना? मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जातियां आपने नहीं बनाई। जातियां देश में कुछ लोगों ने जाति की वजह से अपना फायदा करने के लिए बनाई है। हमें जातियां जो है, जातियों पे काम नहीं करना, जाति तोड़ के भाईचारा स्थापित करना है। और यहाँ क्योंकि मैंने कहा जातियां तो जानवरों में होती है, या अगर इंसानों में है तो दो जातियां, एक महिला एक पुरुष जो पहचान आती है। हमें अब तीसरी पे भी वो हुआ जिसको थर्ड जेंडर कहते हैं, उसको भी अधिकार मिला। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि जातियां जानवरों में होती है, जानवरों की पहचान की मोहताज होती है। हमें बताना पड़ता है कि कुत्ते की नस्ल है, बिल्ली की नस्ल है, घोड़ा है, ये गधा है, ये भैंस है, ये बकरी है। जातियां और वो नस्लें उनमें होती है, इंसानों में जाति नहीं होती। इंसानों में भाईचारा होता है। मैं भाईचारे में बढ़ाने का काम करूंगा, प्रयास करूंगा कि आने वाले कल में आपको गौरवान्वित होने का मौका दे, इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं। आज की जयंती पे हम ये संकल्प लेते हैं पूरी ईमानदारी से कि जिन लोगों को उनके अधिकार नहीं मिले, अपना पेट काट कर उनके अधिकार दिलाने के लिए अगर हमें बलिदान भी देना पड़ा तो हम लोग बलिदान हो जाएंगे। इस लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने देंगे, अपने देश को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। राष्ट्रवाद और देश के नारे लगाने से सिर्फ देश जिंदाबाद नहीं होता है, जिंदाबाद होता है सोच से कि आप देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं। जो लोग अभी सत्ता में बैठे हैं, आप महसूस करके देखिए, पेट्रोल के दाम, बाबा रामदेव क्या कहते थे, पेट्रोल के दाम 30 रुपए हो जाएंगे, हुए 30 रुपए। यही सरकार आगे पहले कह रहे थे 1 साल तो दे दो, दे दिया, हुए तो नहीं 30 रुपए। पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पास जा रहे हैं, जबकि कच्चे तेल के रेट जो है ना, पढ़े लिखे नौजवान है, जान लो, पता कर लेना कि वहां घट रहे हैं, तब यहाँ 100 रुपए करीब जा रहा है। अब इन्होंने कहा हम फ्री सिलेंडर देंगे। अब सिलेंडर कितने का हो रहा है? 750 710 100 रुपए बढ़ाए अभी पिछले महीने, 15 दिन के अंदर 100 रुपए बढ़ाए। किसी ने चर्चा की? किसी ने कहा कि 100 रुपए कहां से काटने पड़ेंगे? जिनकी 2000 रुपए 4000 रुपए तनख्वाह है भाई, वो 100 रुपए क्या कटेंगे? उनको फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे कितने लोग हैं जिनका रोजगार है, पर्सन क्या काम करते हैं, 4000 5000 रुपए महीना, अगर उनके 100 रुपए अलग कटेंगे या तेल ज्यादा हो जाएगा या फीस उनको जो है, कोरोना काल में क्या आपको रोजगार मिला? नहीं मिला। अगर फीस के पैसे मांग रहे हैं स्कूल वाले, कहां से दोगे? ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो सकती है, लेकिन नहीं होने दी गई। अगर सरकारी में अच्छी पढ़ाई हो तो प्राइवेट स्कूल कैसे चलेगा? और प्राइवेट स्कूल आपका नहीं है, प्राइवेट स्कूल पैसे वाले लोग का, तो पैसे वाले को प्राइवेट स्कूल चलाना है तो सरकारी स्कूल को तो ठप करना पड़ेगा ना। अगर प्रधानमंत्री को अंबानी का जियो चलाना है तो BSNL खत्म करना पड़ेगा ना। BSNL ठप होगा तभी तो होगा। अगर
अंबानी की रेल चलानी है, अडानी का एयरपोर्ट चलाना है, तो भारतीय रेल को तो बंद करना पड़ेगा ना। रेल एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने हमेशा फायदा दिया, कभी रेल की वजह से नुकसान नहीं हुआ, और गरीब आदमी भी है उसमें सफर कर लेता, रौनी नहीं। लेकिन रेल इन्होंने बंद कर रखी है, क्योंकि रेल ये बेच रहे हैं। टाटा को भी, अंबानी को भी थोड़ी थोड़ी रेल थोड़ी थोड़ी सब ले लो, सरकार की पटरियां हैं और रेल तुम्हारी खूब चलाओ, पैसा हमें देते रहो, बाकी अपने देश में देश बिगड़े कमजोर हो जाए, टूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नारों से देश मजबूत नहीं होगा, देश के लिए कुछ करने से देश मजबूत होगा। जब कोई घटना हो जाएगी रिलीफ फंड भेजने से नहीं होगा, वो घटना ना हो उससे देश मजबूत होगा। इसलिए हमें अपने देश में काम करना है, और मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं यहाँ आने के लिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि समाज के गौरव को कभी कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। और जो बाबूजी मुझसे कह रहे थे कि 80% लोगों की लड़ाई, इस देश के हर गरीब शोषित वंचित समाज के व्यक्ति की लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, और जो संविधान के अधिकार उनको मिले वो दिला करेंगे। हर गरीब आदमी का एक सपना होता है। मेरी माँ का सपना नहीं बैठेंगे। देखो, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि पूरी ईमानदार से बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता। मेरी माँ ने जाके देखो भाई, तेरे मामा को जो है तेरी बहन ने फ्लाइट में घुमा दिया, उसमें जहाज में। तो मुझे इन्होंने नहीं कहा, लेकिन मुझे लगा कि उनका सपना है कि मैं भी कभी जहाज में बैठा। ये मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, जनरल की बात बता रहा हूँ। हर गरीब आदमी भी चाहता है कि मेरे पास गाड़ी, चाहता है नहीं चाहता बताओ, जो लोग यहाँ बैठे हैं। कोई ऐसा नहीं चाहता कि मेरे पास 4 पहिया गाड़ी ना हो, कोई ऐसा नहीं चाहता कि मेरे पास गर्मी में एसी ना हो। सब लोग चाहते हैं ना, लेकिन सर वो ऐसे नहीं मिलेगा जब आप वोट का दुरुपयोग करोगे। जब वोट का सदुपयोग करोगे और ये सब तुझे छोड़ के काम करने वालों को मौका दोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये सब तुझे मिलेगी। क्योंकि मैं इन परेशानियों को झेल के आया हूं, तो मुझे पता है कि एक गरीब के कितने सपने होते हैं। हम यहाँ क्रिकेट खेलने जाया करते तो सोचते थे कभी क्रिकेटर बनेंगे, और साहब स्कूल वालों ने कभी यहाँ से मेरठ से आगे बढ़ा भी नहीं दिया। क्रिकेट खूब खेला लेकिन क्रिकेटर नहीं बन पाया। 8, 10, 12 साल दिए, और मेरे साथ खेलने वाले फिरोज, एक कवि, और तमाम लोग राहुल जी बैठा हुआ है, और कुछ लोग इनमें से पुलिस में चले गए, लेकिन क्रिकेटर नहीं बन पाए। क्योंकि यहाँ सपने तोड़े जाते हैं। यहाँ पैसे की वजह से सपने, जिनके पैसे होते हैं उनके सपने होते हैं। हम गरीबों के अंदर सपना भी तैयार करेंगे, और उनको उनके सपने पूरे करने का समय भी देंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सब लोगों का। क्योंकि मुझे जाना है, मैं माफी चाहता हूँ। और संदीप भाई का ये निवेदन था कि आपको आना पड़ेगा। मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखें। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का।